Hello everyone. In this module, we are going to learn about the control statements, where we will be particularly focused on if and else statements. We will start with the basic algorithm and then we will see the flowchart and then eventually we will do some coding. Control statement होती है कि once you are writing your program, so in the program your control flow can change. ठीक है, आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चेंज हो सकता है और उसके अंदर जो है आपका प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस की बजाय जंप करके किसी और पॉइंट पर भी जा सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं, जिस तरह मैंने कहा कि प्रोग्राम का एक जो नॉर्मल फ्लो होता है, जो एक सीक्वेंशियल फ्लो होता है, उसको चेंज करने के लिए यूज होती हैं एंड दे आर वेरी कॉमन। कॉमन क्यों होती हैं? इट्स वेरी कॉमन टू हैव डिसीजन पॉइंट्स इन आवर प्रोग्राम्स। ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ये बड़ा कॉमन होता है कि हमारे कोई डिसीजन पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई फ्लोज हमारे चेंज हो रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है हमारे काफी सारे होते हैं। तो लेट्स से इससे डिसीजन पॉइंट्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। सो डिसीजन पॉइंट्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, आर क्वाइट कॉमन इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, जो भी हम कर रहे होते हैं उसके अंदर दे आर वेरी कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में हम कहते हैं कि इफ द मार्क्स आर, अगर हम कहते हैं जी मार्क्स जो हैं, जिस जिसके मार्क्स जो हैं वो 60 से ज्यादा हैं, सो डिक्लेयर हिम पास, और अगर 60 से कम है तो डिक्लेयर हिम और हर फेल। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन होता है। हम कहते हैं जी यूजर से इनपुट लो और बताओ कि जी वो पास है या फेल है। तो हम लेंगे जी इनपुट में क्या ले लेंगे, हम कहेंगे इनपुट ले लें मार्क्स की। ठीक है, एंड चेक करें यूजर इज, सॉरी यूजर कह रहा हूँ, स्टूडेंट है, स्टूडेंट जिसके मार्क्स एंटर किए हैं, स्टूडेंट इज पास और फेल। ठीक है, और लास्ट जो है वो क्या हो जाता है, आउटपुट या डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टेटस। ठीक है, इसे हम कह देते हैं पास फेल स्टेटस। ठीक है, यही होता है। हमने एक एल्गोरिथम बनाना है तो उसमें क्या करना है, हमने मार्क्स की इनपुट लेंगे, फिर उस मार्क्स की बेसिस पे हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है, और फिर हम डिस्प्ले करवा देंगे। अब जो ये जो स्टूडेंट को चेक करना है कि वो पास है या फेल है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक, वो मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो हमने सबसे पहले मार्क्स तो ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कहेंगे कि इफ, अब इस सारे उसको करने के लिए तो जनरल हम क्या कहते हैं, हम हमारी जो सारी लाइफ है वो किसके गिर्द घूम रही होती है, जो हम कहते हैं डिसीजन करने हैं जी। डिसीजन, डिसीजन क्या होता है? डिसीजन के अंदर हमेशा हमारे पास ऑल्टरनेटिव वेज होती है। डिसीजन हमेशा कब करते हैं लाइफ में हम? वंस वी हैव ऑल्टरनेटिव वेज। मैंने यहाँ एडमिशन लेना है, नहीं यहाँ लेना है। मैंने ये कोर्स पढ़ना है, नहीं मैंने ये कोर्स पढ़ना है। मैंने आज घर जल्दी जाना है, नहीं थोड़ा लेट जाना है। ठीक है, मैंने असाइनमेंट आज करनी है, नहीं मैंने कल करनी है, नहीं मैंने परसों करनी है। ठीक है, सो यू डू हैव डिसीजंस। अच्छा, अब डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, ये आपकी लाइफ में दे आर सो मच कॉमन कि वो हर जगह आ रहे होते हैं। तो इसी तरह इस सिनेरियो में भी आ गए आपके डिसीजन पॉइंट्स, और इस डिसीजन पॉइंट्स को फिर हम कैसे देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? वैसे नॉर्मल जब डिसीजन होता है तो डिसीजन को हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में? हम कहते हैं जी स्टूडेंट को आपने बताना है पास या फेल, तो इसका क्या एल्गोरिदम होना चाहिए? 60 से ऊपर वाला पास है और 60 से कम वाला फेल है, तो इसका क्या एल्गोरिदम होना चाहिए नॉर्मली? तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम कहेंगे इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 then display pass, otherwise display fail. Now we will see what are the flowcharts and how we construct a flowchart. तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो कि आप यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आपका दो तीन इंपॉर्टेंट हैं। एक नंबर वन, दिस वन। ठीक है, ये जो आपका है, दिस इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। जब भी आपने इनपुट शो करनी है या आउटपुट शो करनी है तो आपने इस तरीके से, ये पैरेललोग्राम है, ये जरा 3D में इन्होंने शो किया हुआ है, आपने 2D करना है, 3D नहीं बनाना होता। ठीक है,
तो ये जो है दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये आप बना लेंगे। दूसरी चीज क्या है, वो आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका ये प्रोसेस जो है ये एक सिंपल रेक्टेंगल होती है जो इंडिकेट कर रही होती है कि जी ये काम हो रहा है इसके अंदर। ठीक, तीसरी जो चीज है वो आ गया स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड के लिए आप क्या यूज करते हैं, टर्मिनल्स। ये इंडिकेट करता है पहले प्रोग्राम के स्टार्ट को, और यही फिर बाद में इंडिकेट कर रहा होता है प्रोग्राम के एंड को। तो इवेंचुअली आपका पहला सिंबल ये होगा और आखिरी सिंबल भी ये होगा। इसको लोग गोल से भी तकरीबन लिख देते हैं, बट इट्स नॉट बेटर, तो इसलिए बेटर है उसको थोड़ा सा इस तरीके से ओवल टाइप का करके आपने लिख देना, ड्रॉ कर देना। देन उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, अदरवाइज तो सीधे सीधे जाते हैं, पहले ये डिब्बा डालेंगे उसके नीचे ये डिब्बा आ जाएगा, फिर इसी तरह का डिब्बा आ जाएगा। लेकिन जो डिसीजन पॉइंट्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट, तो इसको हम ना डायमंड सिंबल भी कहते हैं। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को आप यूज करते हैं फॉर डिसीजन। उसके बाद आपका कोई कॉलिंग फंक्शन या वो आप यूज कर रहे हैं, इसको भी हम नहीं यूज करेंगे, तो उसमें आप ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। फिर इसके फौरन बाद हमने डिसीजन के बाद यूज करना है अपना लूप्स को, जो आइट्रेशंस होती हैं आपकी, वो आइट्रेशंस जो हैं वो आप इससे शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई रिटर्न आउटपुट रिपोर्ट आपने इंडिकेट करनी है, जैसे कोई चीज आप आउटपुट प्रिंट के लिए भेजते हैं, तो उसको उसके लिए आप ये मेंशन कर देते हैं। अगेन इसकी बहुत ज्यादा यूजेज नहीं होती, मैं इसी में पावर पॉइंट में बना देता हूँ ताकि आपका यहाँ पर जाए तो इसके अंदर भी ये टू हमें शेप्स तो मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है आप इस तरीके से एक बना दें, ये इनपुट के लिए आ गया जी। इसके बाद आपने एक और डिब्बा बनाना है जिसमें क्या करना है हमने, इनपुट मार्क्स, ये स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम के लिए, सॉरी मैं शायद इनपुट बोलूं, स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम के लिए आ गया। देन दिस इज कॉल्ड Yes, sir. फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपकी जैसे रिपीटिशन आती है, आप दोबारा से उस एल्गोरिथम को चलाते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। तो रिपीटिशन के या डिसीजन पॉइंट पे आप वापस जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं लेट्स से इनपुट आपने सही नहीं ली, इनपुट के अंदर जो मार्क्स हैं, मार्क्स शुड बी, हाँ ये हो सकता है ना, मार्क्स कितने होने चाहिए, मार्क्स शुड बी, मैं तीसरा केस भी निकाल लेता हूँ, चलें इसको मजीद में कर देता हूँ। ठीक है जी, बल्कि इसको ठहरे पुराने वाले केस से ये भी लेके चलता हूँ। डिस्प्ले पास और डिस्प्ले फेल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, मैं क्योंकि इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली ज्यादा करके इसे मैं कर देता हूँ स्टेटस इक्वल्स टू पास, अदरवाइज स्टेटस इक्वल्स टू Fail. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब खुद ही ये होता है कि ये कोई वेरिएबल होगा, उसको मैं डिक्लेयर करूंगा, तो अब ये फर्क हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने ये फर्क डाला तो ये बेसिकली क्या काम मैं कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू असाइनमेंट है, वैल्यू असाइनमेंट क्या होती है, ये कैलकुलेशन करके मैं बेसिकली उसको वैल्यू असाइनमेंट जो कर रहा हूँ वो प्रोसेसिंग में आती है। ठीक है, तो मैं इसको किस में डाल दूंगा, अब मैं इसको एक रेक्टेंगल में डालूंगा। अब रेक्टेंगल के थ्रू हम करेंगे, समझ गए बात। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी रेक्टेंगल, इसको यूं कर देते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है जी, और ये डिस्प्ले फेल भी खत्म कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं क्या लिखूंगा, स्टेटस इक्वल्स टू, स्टेटस इज इक्वल लिख लें या ये कर दें, इंग्लिश में लिख लें, स्टेटस इक्वल टू फेल। ठीक है जी, मैं इक्वल में लिख देता हूँ, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए जी, स्टेटस स्टेटस आ गया, और ये डिस्प्ले फिर से आएगा, लेकिन अब ये कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से इसको जाएंगे, ये जो हमारे थे ना डिसीजन पॉइंट। ठीक है जी, डिस्प्ले ये हो गया, और फिर इसके बाद ठीक हो गया जी, सेम है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है, और आप यूं लिख सकते हैं,
दूसरा, ये जो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 लिखा है, सिंपल एक ही फिल जा रही है, आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं कि मैं इसके अंदर लिखूं मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, लिखना ही बड़ा मुश्किल, ठीक है। और यहां लिखते हैं आप क्या जी, ट्रू, और यहाँ पे क्या है जी, फॉल्स। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दूसरे वाली मुझे ज्यादा पसंद है, उसमें जरा क्लैरिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है ये डिसीजन पॉइंट है। उस डिसीजन पॉइंट के अंदर हम कर ये काम रहे कि हम इन मार्क्स को चेक कर, ठीक है। तो ये आप यूं करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लैरिटी हो गई कि आप ये मार्क्स को कर सकते हैं। तीसरा, हमने अपने प्रोग्राम को और इंटेलिजेंट भी बनाया, अब यहाँ तक तो ये ठीक है, ठीक है। चेक स्टूडेंट इज पास और फेल एंड आल्सो इनपुट वैलिडेशन। अब इनपुट वैलिडेशन में क्या है, इनपुट वैलिडेशन में ये है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ, इधर क्या, थोड़ा छोटा, ठीक है जी। इनपुट वैलिडेशन भी कर रहा हूँ। इनपुट वैलिडेशन ये है कि जो मार्क्स एंटर किए हैं वो सिर्फ 60 से ऊपर है, लेकिन वो 100 तक होने चाहिए, ठीक है। इफ द मार्क्स आर, अब इसका क्या बनेगा, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा एंटर कर दिए, तो डिस्प्ले क्या करें, अब ये 3 वाला केस आ गया, मैंने जरा जंप कर लिए, 3 इफ कंडीशन का। तो उसमें क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर तो ये है तो ये हो, नहीं तो अगर ये है तो ये हो, नहीं तो फिर ये, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी कॉमन केस। तो हम कहेंगे अदरवाइज इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 100, तो फिर हम क्या करें, गो बैक टू या टेक इनपुट अगेन, ठीक है जी। इनपुट अगेन हम लेंगे और वो वाला काम करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब तरीका ये होगा कि हम अब तीसरी भी एक कंडीशन कर लेंगे, ठीक है जी। हम ये करेंगे, हम ये कहेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो ये आ गई, तीसरी हमारी आ गई, और इसका तरीका क्या होता है, इसको लिखने का, अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको 2 लेदा स्टेटमेंट्स में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो मैथमेटिकल टर्म में आप जनरली इसको इसी तरह लिखते हैं, लेस देन में इक्वल का साइन यूं ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे जी मार्क्स इज बिटवीन दिस रेंज, 60 से बड़ा और 100 शामिल करते हुए 100 से कम है। और यहाँ क्या कर देंगे, इधर कहेंगे इफ ग्रेटर देन 100, अगर 100 से भी ज्यादा है तो फिर जनाब क्या करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव गो बैक टू द इनपुट, ठीक है। कि यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट एज वेल। यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकली बड़ा हेल्प करता है, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अदरवाइज सूडो कोड भी तकरीबन इसी तरह का काम कर रहे थे, मैंने सूडो कोड की फॉर्म में लिखी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो उस तरह अंडरस्टैंडिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती, तो हमने लिख दिया टेक इनपुट अगेन, और ये ऊपर बहुत सारे मल्टीपल लेवल हो सकते हैं। तो इसमें अक्सर फिर ये होता है कि जब इसमें हम लिख रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी गो बैक टू स्टेप नंबर 2 पे चले जाएं या स्टेप नंबर 1 पे चले जाएं, या टेक इनपुट ऑफ मार्क्स अगेन, हो सकता है ऊपर 2 दफा लियो, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है सूडो कोड के अंदर थोड़ी सी वो चीज। फ्लो चार्ट में वो बड़ी क्लियरिटी है, कौन से स्टेप की बात करें, इधर की इनपुट की बात करें, लेट से इससे पहले भी ली होती इनपुट तो मैं फिर एरो उधर जोड़ता, यहाँ पे होती तो मैं यहाँ जोड़ता। अब चूंकि इस वाली इनपुट इस स्टेज पे जाना है, तो ये क्लियरिटी से आपको नजर आ गया। तो अब ये डिसीजन पॉइंट है जिससे 3 शाखें निकल रही हैं। एक कह रही है कि अगर मार्क्स 100 से ज्यादा है तो मार्क्स दोबारा से इनपुट लो। दूसरा,
ये कि नहीं अगर 60 और 100 के दरमियान में है तो स्टेटस आगे मूव कर जाओ, और ये देखें ना अब ये आगे मूव कर दिया, स्टेटस पास है, ये वापस ये डिसीजन पॉइंट पे नहीं आ रहे और ये फेल है, और फिर डिस्प्ले पास होके प्रोग्राम क्लोज की तरफ जाएगा। इस वाले केस में क्या है कि अगर आपने इनपुट ठीक नहीं दी तो ये बार बार इससे इनपुट लेता रहेगा, कहेगा भाई सीधी इनपुट कर। ठीक है, क्लैरिटी हो गई जी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है ना ये सीधा सीधा कहते हैं मुंह उठा के जनाब सीधी इनपुट ले दी। तो आपने हमेशा अपने प्रोग्राम्स को इंट्यूटिव बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है। उसके मतलब क्या हुआ कि जब मार्क्स ग्रेटर देन 100 है वो दोबारा से इनपुट लेगा, वो कहेगा ये क्या हो गया, एक प्रोग्राम में एरर है। तो पहले सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले तो आप उसको एक अदर डिस्प्ले भी शो करें ना कि भाई आप इनपुट गलत दे रहे, तो वो कहाँ पे आनी चाहिए, ये मैं दे रहा हूँ रॉन्ग इनपुट। तो जरा डिटेल मैसेज होना चाहिए। मैं तो सिंपल छोटा करके लिख दिया, आपने कहना यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, ठीक है, या रॉन्ग वैल्यू फॉर द मार्क्स। तो जरा अच्छा सा बेहतर सा जो रीजनेबल हो, जो समझने में ज्यादा क्लियर हो, वो लिखना है। रॉन्ग इनपुट जरा ये भी सीधी बात है। तो ये कहाँ पे प्लेस करना चाहिए मुझे, पहला काम करना है दैट शुड बी एक्चुअली दिस वन। तो आप पहले इसको इसके साथ जोड़ें, तो प्लीज मेक इट करेक्ट, और करेक्ट करने का फिर तरीका ये होता है। ठीक है, तो anyways in simple term this is how a flow chart works. तो this is a good approach। आप जब भी अपना प्रोग्राम बनाएं at this stage it would be better for you to first draw flow chart। flow chart draw करने से आपको खुद को चीजों की क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही। तो इसलिए मेरी एडवाइस भी यही होगी कि आप जब ये बना रहे हो तो फ्लो चार्टिंग जरूर करें। Now we will write a program in C++ against the flowchart that we have designed. मैंने इसको लेके और कमेंट कर दिया, तो मल्टी लाइन कमेंट मैंने यूज कर लिया। अब मैं इसी को देखते देखते यहीं पे लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ जी, आई एम टेकिंग इन इनपुट ऑफ मार्क्स। तो प्रोग्राम के अंदर जब आप इसी को लिखेंगे तो आप फिर इधर में बल्कि ऊपर आयो स्ट्रीम पे भी वो नेम स्पेस इंक्लूड करा देता हूँ, नेम स्पेस std, ताकि std बार बार ना लिखना पड़े। तो सी इन और मैंने क्या करवा ली, सी इन और मैंने कहा जी मार्क्स। तो आप C++ में तो ऐसे काम नहीं होगा जी कि व्हाट इज दिस मार्क्स। इसलिए सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, मैंने क्या काम करना है, आई हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम मार्क्स। क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट है। दो चीजें हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तीन के दो चीजें हैं। एक है वेरिएबल है आपका, और दूसरी चीज क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आप दो चीजें प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, एक है वेरिएबल और दूसरी है वेरिएबल आल्सो कंटेन्स अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल में क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई चीज होती है, और वैल्यू जो है वो दो तरीके से डिफाइन हो सकती है। ठीक है, वैल्यू जो है आइदर हार्ड कोडेड होती है, ठीक है, और स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है जी, वैल्यू जो होती है वो या तो हार्ड कोडेड होगी या स्टोर होगी। ठीक है, जैसे मैंने इंटीजर मार्क्स डिक्लेयर कर दिया, मैंने कर दिया, और इसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट। ठीक है जी, मार्क्स इक्वल्स टू 10। अब ये जो है ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, ये 10 भी हार्ड कोडेड है। इस सारी स्टेटमेंट क्या है, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड से मुराद क्या है कि मैंने उस कोड को हार्डली कोड कर दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती यूजर के लिए। यूजर के लिए ये फिक्स हो गया होगा। ठीक है, मैं तो चेंज कर रहा हूँ, मैं तो प्रोग्रामर हूँ ना, मैं तो डेवलपर हूँ, लेकिन हमने हमेशा इस चीज को किससे देखना है, यूजर के पर्सपेक्टिव से। तो यूजर कैन नॉट डू एनी चेंज इनटू दिस, या यूजर बेस्ड वो वैल्यू नहीं है। ये जो प्रोग्राम में लिखा हुआ था डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने, वही अपीयर हो। दूसरा क्या होता है, नहीं मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल के थ्रू वैल्यू ला। अब क्या होता है, अब ये जो चीज है ये अब हार्ड कोडेड नहीं, ये जो है ये हार्ड कोडेड पार्ट है, और ये जो है ये क्या है आपका, ये वो सॉफ्ट। ठीक है, तो आपके ये प्रोग्राम, ठीक है,
और वैल्यू जो है वो दो टाइप, एक या तो हार्ड कोडेड या इस पर्सपेक्टिव में या सॉफ्टली आएंगी थ्रू वेरिएबल, और जब भी इससे होंगी तो दो तरह की होगी, या तो ये होगा या तो ये होगा, और या क्या होगा, ये होगा। दोनों में क्या फर्क है, ये नंबर है और ये कैरेक्टर है, और इन्हीं कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेट्स से यहाँ 52 था तो यहाँ पे मैं यूं नहीं लिख सकता, ये 521 था तो मैं इसको 5 लिखूंगा, एंड ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिख रहा मैं सिंपल समझाने के लिए आपको बता रहा, एंड 2 एंड 1। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये मेरे लिए तीन डिफरेंट चीजें होंगी, एक 5 होगा, एक 2 का करेक्टर होगा और एक 1 होगा, अगर करेक्टर्स में बात कर रहा हूँ। अगर नंबर में बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या होगा, 5 2 1, ठीक है। इसको करेक्टर के कॉम्बिनेशन क्योंकि कॉमनली होते हैं तो इनको लिखने का तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि मैं फिर सिंगल कोड की जगह इन्हें यूं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मुश्किल थी, अलग-अलग मैं लिखता तो तरीका होता तो मैं फिर क्या करता, अलग-अलग लिखता। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली तो दो चीजें, नंबर और कैरेक्टर। तो अब इसी को मैंने ये जो सी आउट लिखी थी, इसी सी आउट मार्क्स को लिखने का फिर तरीका क्या होता जी, तरीका ये होना था सी आउट, और मैं क्या लिखता, अगर तो मैं कैरेक्टर में लिखता एम, फिर लिखता इस तरह करके आ, फिर अलहदा एक और चीज थी जो कि क्या थी आर, और फिर एक और चीज थी के, फिर एक और चीज थी एस। तो अब आप देख लें कितनी बड़ी फटीक है मेरे लिए, ऐसे ही है ना, यूं लिखना। इसको आसान करने के लिए क्या कर दिया जी, स्ट्रिंग दे दी, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। आप एक ही बार में वो आ जाए, आप इसके अंदर मल्टीपल लिखेंगे तो वो आपके डिस्प्ले में नहीं जाए, क्योंकि वो क्या होता है, करेक्टर में कितनी वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम एक, सही है। और इसमें कुछ भी हो सकता है, 5 to 1 भी हो सकता है, 5 to a भी हो सकता है, नंबर के अंदर ये नहीं हो सकता, 5 to a इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन आप पक्की कर लें कि स्ट्रिंग क्या चीज है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और वैल्यू जब भी हम देंगे वैल्यू के अंदर जो है हमारा जो है वो क्या होगा जी, या तो नंबर होगा या कोई ना कोई करेक्टर वैल्यू आ। अब हम वापस आते हैं जी इंटीजर मार्क्स के ऊपर, इसमें हमने सी आउट करवा लिया जी, ये वाला नहीं, हमने सी इन कराना है जी मार्क्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाएंगे और हम कहेंगे जी एंटर द मार्क्स, और मार्क्स, और हमने इस तरीके से एक इनपुट लेने की कोशिश आप कर रहे हैं, और सी इन, और आगे हम लिख देंगे मार्क्स, ठीक है जी। सी इन के आगे एंड लाइन क्यों नहीं लिखते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, बिकॉज वी ऑलरेडी एंटर द कैरेज रिटर्न करेक्टर, जो एंटर की आप प्रेस करते हैं तो आपका सी इन हो रहा होता है, तो इसलिए वो ऑलरेडी वो लाइन को वहां पे टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। आगे आप वो स्ट्रिंग देखेंगे तो स्ट्रिंग के साथ एक इशू भी आता है कंसोल के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। सी इन मार्क्स कर दिया जी, मार्क्स की इनपुट के बाद जब हमारे पास आ गया तो हमने ऊपर कोड में क्या लिखा था जी, इनपुट मार्क्स करा दिया हमने, फिर हमने कहा जी स्टूडेंट को चेक करें पास है या फेल है, और उसका तरीका हमने पहले क्या किया था, जो पुराना कोड था उसमें हमने क्या किया था, तो इसका तरीका क्या है, इसके अंदर रिवर्स कीवर्ड है इफ, और उसके साथ अदरवाइज के लिए क्या यूज होता है, एल्स। नॉर्मल लाइफ में भी हम एल्स यूज करते हैं, और अदरवाइज ज्यादा कॉमनली यूज होता है, उर्दू में हम कहते हैं अगर ये, वरना ये, या वगरना ये, ठीक है। तो ये वही अगर मगर और वरना है, ठीक है। तो इफ और एल्स, तो इफ के अंदर हम लिखेंगे, और इफ के अंदर जो है वो तरीका क्या होता है लिखने का, उसी तरह है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो स्टूडेंट इज पास, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइन जरूर यूज कर लें ताकि ये अगली लाइन में फिर जाए, और एल्स, अब एल्स के नीचे आप इसके अलावा जो भी दुनिया है वो आपकी किस में आ जाएगी, एल्स में आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने बता दिया जी मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 तो स्टूडेंट इज पास, एल्स स्टूडेंट इज फेल्ड, ये अब आपने
यहाँ शो कर दिया है जी। मैं इसको बिल्ड करता हूँ, तो हमने जी 52 दिया, तो कह रहा है जी स्टूडेंट इज फेल्ड, और हम इसको दोबारा से चलाएं और हम कहें 63, तो स्टूडेंट इज पास। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवेंशन कर देता हूँ कि हमने यहाँ क्या कर दिया था, स्टेटस को पास और स्टेटस को फेल डिक्लेयर किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप कर देता हूँ कैरेक्टर स्टेटस लिख देता हूँ, और बजाय इसके कि अब मैं इसको इसी से अलाइन कर रहा हूँ, और अब मार्क्स ग्रेटर देन 60 की बजाय अब सी आउट उसी तरह एक हो जाएगा। याद है यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो ये थी, पहले दो सी आउट थे ना, दो डिस्प्ले थे, उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, दो प्रोसेसिंग कर दी थी। ठीक है, एक ये प्रोसेसिंग थी और दूसरी ये प्रोसेसिंग थी, और आउटपुट एक हो गई थी। तो अब मैं वही कर सकता हूँ, सी आउट बाहर आ गया, और मैं एक ही बताऊंगा स्टूडेंट इज, और मैं इसके आगे लिखूंगा वेरिएबल बेस पे, और यहाँ पे क्या करूंगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो मैं क्या करूंगा, स्टेटस इक्वल्स टू, अब ये एक ही वैल्यू ले सकता है। ठीक है जी, पास, और इधर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ भी इसी तरह इस सी आउट को खत्म कर दूंगा, और इसकी जगह क्या कर दूंगा, स्टेटस स्टेटस इक्वल्स टू एफ। ठीक है जी, तो अब इधर ये नीचे यहाँ पे इसी तरह से मैं डिक्लेयर करूंगा कि स्टूडेंट इज स्टूडेंट इज व्हाट, तो स्टूडेंट इज स्टेटस में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इज वट एवर स्टेटस, लेकिन अब ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा पी या एफ शो कर रहा होगा, पास या फेल पूरा लिखने की बजाय, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट इज पी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जी ये पास या फेल पूरा हो, तो हम इसके आगे लिखें पास और इसके आगे लिख दें फेल। ठीक है, अब क्या होगा जी, मार्क्स लिखे जी 52, तो मुझे क्या शो क्या कर रहा है, स्टूडेंट इज एल। ठीक है, जो लास्ट करेक्टर है उसका, वो करेक्टर उसने सिर्फ इनपुट में ली। ठीक है, वो मुझे ये नहीं शो कर रहा कि ये स्टूडेंट जो है वो उसका पूरा एग्जैक्ट हो क्या आ रहा है। मैं 85 लिख रहा हूँ, तो अब क्या आ रहा है, पास का आखिरी ऐसा। ठीक है, सो दिस इज अ चैलेंज विद द करेक्टर। इसके लिए फिर ये है कि मैं स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग में आज इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा आपको, सिंपल है वैसे तो, उसी तरह ही आप मेंशन करते हैं जिस तरीके से आपकी बाकी वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग इज नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, वो बिल्ट इन डेटा टाइप से मुराद ये होती है कि जो ओरिजिनल बेसिक डेटा टाइप है स्ट्रिंग वो नहीं है, जैसे इंट है या फ्लोट है या करेक्टर है। स्ट्रिंग जो है वो थ्रू लाइब्रेरी बनाई हुई है, और बैक एंड पे स्ट्रिंग को इसी तरह आपकी जो C++ है खुद से मैनेज कर रही होती है कि वो डिफरेंट करेक्टर्स को इकट्ठे लेके उनको मैनेज कर रही है। ये लिखेंगे स्ट्रिंग, और यही लेट से स्टेटस ही का हमने डिक्लेयर करना है, तो स्ट्रिंग स्टेटस। अब ये दो वेरिएबल सेम नाम के हो रहे हैं, तो आपके दो नहीं होने चाहिए, आप स्ट्रिंग स्टेटस कर दें, इसको पास कर दें, और नीचे इसको ठीक है, तो स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, डबल कोट। ठीक है, तो ये सिंपल से ये, और बिल्ड कर लेते हैं ठीक है जी 52। ठीक है, तो स्टूडेंट इज फेल। तो अब ये तो आगे जी इफ एल्स आ गई है। इसके बाद यू कैन हैव अ सिचुएशन जो हमने ऑलरेडी इसमें शामिल कर ही ली थी, और उस सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया कि वी वेंट फॉर द 3 ऑप्शंस। ठीक है, हम किसके लिए चले गए, 3 ऑप्शन में चले। अगेन 1 सेकेंड बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, बाद में स्किप ना हो जाए। स्कोप ऑफ दिस थिंग, स्कोप क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कितना है, एक चीज, और दूसरा एक चीज जो आपने इसके अंदर नोटिस की हो शायद, कंडीशन के साथ आप सेमीकोलन नहीं, आपको शुरू में कहा था आपकी जो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स है ना सारी, उनके साथ आपका सेमीकोलन आता है, चाहे वो असाइनमेंट हो रही है, सिंपल असाइनमेंट हो रही है, या वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है, या सिंपल सी आउट है, उनके साथ जो है आप या सी इन हो रही है, उनके साथ आप सेमीकोलन लगाएंगे।
लेकिन जो कंडीशन स्टेटमेंट है, लूप है, उसके एंड में आप जो है सेमीकोलन नहीं लगाते। नंबर 1। नंबर 2 इज स्कोप ऑफ दिस। स्कोप ये कि इसका असर रसूख कितना है, कहाँ तक जो है इसका इम्पैक्ट जाएगा। इसका इम्पैक्ट अगर आप इसी तरह लिखेंगे जिस तरह लिखी हुई है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आगे की एक लाइन तक होता है। ठीक है जी, इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन तक होता है। तो इसको फिर अगर आपने चाहते हैं कि मल्टी लाइन हो, जैसे कई केसेस होते हैं, आप कहते हैं नहीं स्टेटस को पास कर दो और जो है उसके अलावा कंग्रेचुलेशंस का एक मैसेज भी डिस्प्ले कर दो यहीं पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, हमने करना है जी कि सी आउट कंग्रेचुलेशंस, तो हमने कर दिया जी। तो अब स्कोप का मसला होगा। ठीक है जी, स्कोप का मसला क्यों हो जाता है? स्कोप का मसला इसलिए हो जाता है कि इस इफ का स्कोप विद दिस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन तक होता है। सिर्फ कितना होता है? एक लाइन। सेम इस एल्स का भी होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस इफ को एक और, आप इस इफ स्कोप को अगर बढ़ाना है तो फिर आपको ये यूज करनी है, ब्रैकेट्स। ये देखें एरर शो कर रहा है, अब वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब ये इसके साथ शामिल हो। ठीक है, अब ये जो सारे का सारा ये यहाँ से ही नजर आ रहा है कि ये इफ का ब्लॉक शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये नीचे कंग्रेचुलेशन आ रहा है। मैं जो आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा वो ये होगी, अगर आपका सिंगल लाइन भी है तब भी आप ये ब्रैकेट्स यूज करें। हालांकि सिंगल लाइन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आप तब भी ये ब्रैकेट्स यूज जरूर करें। ठीक है जी, इन ब्रैकेट्स को आपने लाजमी यूज करना है। तो इसलिए आप ये प्रैक्टिस यूज करें, यहाँ भी, एल्स में भी और एल्स में भी। ये हो गई। अब हम अगर लेट्स से एक और काम भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे एल्स के साथ फिर इफ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इफ एल्स इफ, अगर तो मार्क्स ये हैं, नहीं तो अगर मार्क्स उससे कम है। हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में भी जरूरत नहीं होती इसके बोलने की। हम कहते हैं अगर तो मार्क्स जो है 60 से ज्यादा है तो स्टेटस पास है। ठीक है जी, अदरवाइज अगर मार्क्स 60 से कम है तो स्टेटस क्या है? फेल है। तो नॉर्मल लाइफ में हम इसको कैसे बोलते हैं? नॉर्मल में हम ज्यादातर यूं बोलते हैं, गौर कीजिएगा, कि अगर स्टेटस, अगर सॉरी मार्क्स 60 से ज्यादा है देन द स्टेटस इज पास या स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज स्टूडेंट इज फेल। हम अदरवाइज के साथ इफ, ठीक है जी, हम अदरवाइज के साथ फिर इफ नहीं बोलते अगर दो ही केस हो। अगर तो इससे बड़ा है तो ये है, अगर ये नहीं है तो फिर ये है। हाँ, अगर कहीं तीसरा केस भी हो सकता है जिसको हम डिस्कस करते हैं या नहीं करते, इन दैट केस आप बताएंगे कि जी हाँ जी मार्क्स जो फिर वो आप फिर बताएंगे कि इफ के साथ बताएंगे कि अगर तो ये है ठीक सही है। आप कहेंगे अगर तो जी मैंने लेट से अगर तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एबीसी है तो मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तीन आपके कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स वाई जी हैं तो मुल्क के हालात बस ठीक ही रहेंगे। नहीं तो फिर तीसरे का वैसे ही डिफॉल्ट केस आ जाता है, जो तीसरे साहब हैं। नहीं तो फिर तीसरे में बेड़ा गर्क है। ठीक है, तो जब तीन चॉइसेस आ गई तो फिर आपकी पहली तो इफ होगी, दूसरी एल्स इफ होगी, और जो तीसरी है वो एल्स भी हो सकती है और ये भी हो सकता है एल्स इफ हो। ठीक है, तो अगर तो सारी चीजें कवर कर रही है, बाकी उसके अलावा हर चीज उसमें आ रही है, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप उसके आगे एल्स इफ ना लिखें, सिंपल एल्स लिखें। ठीक है, तो ये इफ और एल्स जो है ये कवरेज इस वक्त कर रही है। अब इन द गिवन सिनेरियो, करंट सिनेरियो, जितने भी मार्क्स 60 से ऊपर होंगे, चाहे 60 है, 80 है, 100 है, 1000 है, 20,000 है, 1 लाख है, वो सारे किस में आएंगे? 60 में आ जाएंगे, वो पास में आ जाएंगे। और अगर मार्क्स 60 से कम है, ठीक है, तो 60 से मार्क्स कितने हो सकते हैं, कहां से कहां तक हो सकते हैं? 0 to 59। जी, अच्छा, अब ये किसने कहा? वो तो हमें नॉर्मल में पता है, ये वो चीजें होती हैं जो हम प्रोग्राम में मिस
टेक करते हैं, क्योंकि हमें ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि 0 to 59 है, बट हमारा कोड ये नहीं कह रहा। कोड ये कह रहा है, कोड क्या कह रहा है? कोड ये कह रहा है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और कोड ये कह रहा है यदि -63 लिखा है तो स्टूडेंट इज फेल, तो ये इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये तो इसको भी कर रहा है। इसका मतलब है कि एनीथिंग बिलो 60 इज व्हाट, मैं अगर एंटर कर रहा हूँ 32,000 एंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या आएगा? नहीं 32,000 पास 0 32,067 तक क्या वैल्यू कहेगा? पास। ठीक है, और अगर इसी -32,000 समथिंग में दे देगा फेल। 1000 और इंटरेस्टिंगली अब हमें पता लग गया, अच्छा जी हमारा तो प्रोग्राम यूं ही है, ठीक है। हाँ, होते तो 0 से 100 तक मार्क्स हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव एंटर कर दें, अगर आप बड़े भी एंटर कर दें तो सबको क्या कहता है? ये पास है, और अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो सबको फेल। ऐसा ही कह रहा है ना। अब नाउ लेट्स ट्राई अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। आप 70,000, अब क्या कहेगा? सर पास नहीं फेल। स्टूडेंट इज पास। ठीक है, क्यों पास डिक्लेयर किया? क्यों पास डिक्लेयर किया? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है, स्टूडेंट विद, मैं इधर कर रहा हूँ इतने मार्क्स, जो मार्क्स मैंने ऊपर एंटर किए हैं मैं उसको मेंशन कर देता हूँ विद डैश, यहाँ मैंने स्ट्रिंग को क्लोज किया, वेरिएबल लिखा और फिर यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, अभी देखें 2 दफा लफ्ज मार्क्स आ रहा है, तो ये कौन सा है? ये वेरिएबल वाला है, और ये कौन सा है? जो मेरी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है। तो ये मैंने लिखा स्टूडेंट विद, ये मेरी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग आ गई, इसको मैंने क्लोज किया, फिर मैंने लिखा, इसके आगे लिखा है मार्क्स मैंने कितने एंटर किए थे, और फिर आगे क्या आ रहा है? फॉर दिस मैच मार्क्स इज, तो उसके 25 लेट से मैं एंटर करूंगा तो लिखा आएगा स्टूडेंट विद 25 मार्क्स इज पास और फेल। ठीक है, तो अब इसको चला के देखें, अब आपको हकीकत पता लगेगी कि कहाँ पे जो है प्रोग्राम जो है, ये अब आपका एब्रप्ट बिहेवियर इसमें आएगा। तो मैं लेट्स से 70,000 एंटर कर रहा हूँ, 700,000 हो गया। स्टूडेंट विद 32,767 मार्क्स इज पास, तो वो क्या कर रहा है? मतलब वो उसकी कैप्ड वैल्यू ले रहा है। है। जी, वो देखें, वो उसने ना क्या कर दिया, उसकी एक कैप्ड वैल्यू लेके, जो इंटीजर वो जो टाइप है, जो शॉर्ट की टाइप है, उस कैप्ड वैल्यू को उसको कंसीडर कर लिया, मार्क्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, वो नहीं है जो कि यूजर की है, और उसने उसको क्या डिक्लेयर हम कर लॉन्ग दिया? इंट लिखें फिर उसने पास कर दिया। जी, लॉन्ग इंट अगर हम लिखें तो फिर वो तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, फिर उस पर तो कर लेगा, उसके भी फिर रेंज है। आप उससे, अब मैं माइनस में एंटर करता हूँ, माइनस लेट्स से 70,000, अब -32,000 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने -32,768 मार्क्स। ठीक है, और अगेन ये आपके जो प्री प्रोसेसर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं? दे मेक एन इम्पैक्ट, तो ये कंपाइलर बेस्ड भी ना इम्पैक्ट करते हैं, तो बहुत सारे मिसलीडिंग किस्म के प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, आपने केयरफुल रहना है, और आपने बताना है कि ये, तो इसका एक अच्छा आसान तरीका ये है कि आप ये करें कि इसको रेंज सही तरह दें। आप ये कहें कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 और सॉरी 60, तो वो ये बताए, और अगर लेस देन ये बताए, अब ये बताए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो अब तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि आप
वो जो दूसरे वाला केस था उसको भी अकोमोडेट करें। अब आप यहाँ ये चेक कर लें कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो आप कहें जी कि इनपुट इज रॉन्ग। और प्रोग्राम फिलहाल हम चूंकि लूप में नहीं जा रहे और दूसरा मैकेनिज्म नहीं यूज कर रहे, तो प्रोग्राम जो टर्मिनेट, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए जो भी करना है, तो यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जिस तरह मैंने ये लिखी है इससे रिलेटेड ये है कि ये जो इफ है, इस इफ का असर रसूख अपना इंटरनल यहाँ पे खत्म हुआ है। इस इफ का इस इफ से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ताल्लुक से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जब आप इस इफ को हैंडल कर रहे होते हैं, ये वाली इफ, तो जब भी इफ और एल्स आते हैं, के साथ एल्स या एल्स इफ आती है, तो उनमें से एक भी अगर ट्रू हो तो बाकी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे अगर ये इफ ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मार्क्स आपके 60 या उससे ज्यादा होंगे, तो प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, ये इस इफ में होता है। या एल्स इफ आ गई, ये वाली फॉल्स हो गई, अगली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, लेट्स से इधर एल्स इफ लिखी थी कोई कंडीशन, फिर उसके आगे एक और एल्स इफ लिखी थी लेट्स से, और फिर आखिर में एल्स आ रही थी। ठीक है, तो ये मल्टीपल एल्स इफ का केस आ, ठीक है, आप इसको बेशक एक लाइन स्पेस दे के लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे का सारा एक ही रिलेटेड ब्लॉक, क्यों एल्स जो है वो इसके साथ आती है। एक बात याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, एल्स के नॉट अपीयर इन आइसोलेशन, एल्स कभी भी नहीं होती। आप कभी भी ये नहीं कहते कि बात शुरू करते हैं कहते हैं वरना मैं ये कर दूंगा, तो वरना का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसमें अगर ना आए। ठीक है, जब तक इफ नहीं आएगा तो देयर इज नो अदरवाइज, देयर इज नो वरना। ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू हैव एन इफ कंडीशन, इफ होगी, अदरवाइज या वरना आप कुछ और करेंगे। तो अगर ये ट्रू होती है तो ये होगा, वरना ये होगा। ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट एल से शुरू। दूसरा क्या है जो मैंने भी बताया कि इफ के साथ जो भी एल्स आ रही हैं बाकी, अब रिलेटेड ब्लॉक है, इसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेट्स से ये ट्रू हो जाती है तो आपका प्रोग्राम जंप करके कहाँ जाएगा? दिस पॉइंट पे, ये मेरे एक पॉइंट है, इसके ऊपर आ जाएगा। मैं इसका लिख देता हूँ सी आउट .5। ठीक है जी, इसका नाम क्या है जी? 0.5 इस जगह का। ठीक है जी, तो मैं अगर ये ट्रू हो जाती है तो मैं इस लाइन के बाद कहाँ जाऊंगा? इस लाइन के बाद ये कोई भी एग्जीक्यूट, ये पूरा ये इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मैं डायरेक्टली कहाँ आ जाऊंगा? तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? मैं डायरेक्टली, इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और मैं यहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि बाकियों को तो फिर फायदा नहीं है। हमेशा इफ और एल्स का जो रिलेटेड ब्लॉक होता है उसमें कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होती। तो या तो ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इफ अगर ये ट्रू हो गई तो यहां से खत्म, ये वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं 0.5 पे आऊं। अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं है तो ये सीक्वेंस में जाएगा, ये ट्रू नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कब जाएगा? जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो। ये ट्रू नहीं हुई तो ये कहाँ आ जाएगा? एल्स इफ के ऊपर। अगर ये ट्रू हो गई, अब क्या हो जाएगा? ये वाली ये इसकी इंटरनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये 0.5 पे आ जाएगा। लेट्स से ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फिर इसको चेक करेगा। ठीक है, ये अगर ट्रू हो गई तो फिर ये कहाँ आ जाएगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा इंटरनल कोड को, और फिर 0.5 पे आ जाएगा। अब ये भी अगर फॉल्स है तो फिर आखिरी बची है एल्स ही बची है, इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसके बाद तो वैसे ही निकल के 0.5 पे। तो सर दिस इज हाउ इफ एल्स वर्क। जी
सर ये जो लास्ट में आपने एल्स लिखा है उसके बाद आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना सी आउट ना सी इन ना कोई स्टेटस, तो ये इसमें से भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो तो इसमें कोई प्रॉब्लम एग्जांपल नहीं आती? हाँ, वो नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वो भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो मैं एज्यूम यही कर रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ इधर लिखा होगा, कोई ना जी कोई सर। प्रोसेसिंग होगी, यस। कोई डिस्प्ले होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर नहीं है तो देन इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इफ, सॉरी एल्स। आपका मैं इधर कर देता हूँ, ये हो सकता है, ये चीज ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्या आ रहा है? इफ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, सही है। आपका ये पॉसिबल नहीं है कि सिंपल एल्स आ रहा है, सिर्फ एल्स आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये एल्स खाली अकेले में पॉसिबल नहीं है। मैं इसमें कुछ लिख क्योंकि होना क्या चाहिए, जैसा मैंने अपने एल्गो में इधर लिखा, मैंने लिखा जी क्या तो मार्क्स ग्रेटर, तो आपसे टेक इनपुट अगेन, और मेनली क्या बताएं, मेन बताएं जी रॉन्ग इनपुट डिस्प्ले करें जी, रॉन्ग इनपुट है। अदरवाइज मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो फिर अब आप कह लें ठीक है, और फिर उसके नीचे आ गया एल्स में स्टेटस इक्वल्स टू फेल। पहली बात ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और आपको उसी तरह गलत जो रिजल्ट है वो शो करती रहेगी, ठीक है। तो आप लिख लें 500, तो ये आपको क्या करेगी, ये कहेगी जी यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट और 0.5 स्टूडेंट विद 5 मार्क्स, ठीक है। इतनी सारी जो डाल दी और आगे क्लियर। ठीक है जी, तो 500 मैंने एंटर किया तो क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, और साथ कह रहा है स्टूडेंट 500 मार्क्स इज पास। और वही केस के अगर मैंने बहुत बड़ी इनपुट दे दी तो वो भी मसला। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये इफ इसके साथ नहीं आ रही। अब मैं अगर इस इफ को इसके साथ जोड़ दूं तो उसका तरीका फिर क्या है? इसका तरीका ये है कि इसको इसी के साथ में एल्स इफ करके, तो अब मैंने क्या लिखा, अगर मार्क्स 100 से ज्यादा है तो आप कहेंगे रॉन्ग इनपुट, एल्स इफ। तो अब जो है, अब या ये एग्जीक्यूट होगी या ये होगी या ये होगी। जब मैंने इसको सिंपल इफ कर दिया तो अब ये एक रिलेटेड ब्लॉक, ये और ब्लॉक, ये अलग से एक और रिलेटेड इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये दोनों अलग-अलग वैल्यूएट हो रही हैं। अगर ये ट्रू है तो ये भी चलेगी, और ये ट्रू है तो ये भी चलेगी, ठीक है। पास के केस में भी चलेगी, फेल के केस में भी चलेगी। तो हम चाहते हैं कि ये तीनों को ग्रुप कर दें और एक को ही एग्जीक्यूट हो, तो फिर इसके पीछे एल्स इफ मार्क्स, ठीक है जी। तो हम इसको कर लेते हैं, अब इसको चलाएं। तो अब या तो कहेगा जी रॉन्ग इनपुट है, या कहेगा पास है, या कहेगा फेल है। तो अब हम अगर 500 एंटर करते हैं तो वो क्या बता रहा है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। अब क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो हमने हार्ड कोड उसके बाद लिखी हुई है, तो इसलिए वो वहां पे अलग से शो करेगा ही, स्टूडेंट विद 500 मार्क्स इज, लेकिन चूंकि वो मार्क्स नहीं है तो वो इसलिए हमें फिर बता कुछ भी वो नहीं दे रहा, वो शो नहीं कर रहा, ठीक है, कि जी पास या फेल है वो शो नहीं कर। ठीक हो गया जी। अब क्लियरिटी हो गई कि ये रिलेटेड किस तरह बनते हैं और किस सिनेरियो में क्या आपने करना है। अभी भी इधर अगर आप देखें तो हमने एक और केस हैंडल नहीं किया। वो कौन सा केस है? इस वाले हमने नहीं किए ना, हमने जीरो वाला नहीं किया, ठीक है। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि हम ये चेक करें कि हम यूं कह रहे हैं कि अगर मार्क्स 100 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, ठीक है, या तो 100 से ज्यादा हो या 0 से कम हो तो ये काम करे, ठीक है। एक वो, दूसरी चीज इससे पहले एक और ये भी है कि यहाँ पे ये मार्क्स 60 से ऊपर वाले जितने हैं ये सबको हैंडल कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे तभी आएगा अगर ये जो मार्क्स है 100 से कम है, 100 या उससे कम है। अगर ये 100 से ऊपर होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये 100 से कम है, अगर 99 है, 62 है, 60 तक है, तो कौन सी स्टेटमेंट होगी? ये होगी। इसलिए ये तो हर केस में ट्रू है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट डबल स्टेटमेंट। डबल स्टेटमेंट क्या होती है? पूरी स्टेटमेंट लिखें,
मार्क्स 60 से ज्यादा हो और जिस तरह यहाँ पे था, कहाँ गया, यहाँ था, इफ मार्क्स आर greater than equal to 60 and less than and equal to 100, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में भी लिखा था। ये नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को क्या कर दिया था, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड लाइक दिस। तो हमने स्टेटमेंट को यूं लिख दिया था। इसको कैसे लिखा हुआ था, यूं लिखा था, 60 और ग्रेटर देन मार्क्स एंड लेस देन। प्रोग्रामिंग में आप यूं नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट इट के जी मार्क्स 60 और मार्क्स और ग्रेटर का साइन डाल देंगे, 60 is less than, marks is greater than 60 and less than 100। ठीक है, यूं नहीं लिख सकते। प्रोग्रामिंग में आपने कैसे लिखना है, प्रोग्रामिंग में आपने अलग-अलग स्टेटमेंट लिखनी है। आपने लिखना है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड, तो एंड लिखने का क्या तरीका होता है, लॉजिकल एंड, 2 एम्परसेंड साइन डालना है। ठीक है, 2 एम्परसेंड साइन या जो एंड के साइन होते हैं वो 2 डालने हैं और लिखना है जी मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, ये काम करता है। ये मैंने वैसे उल्टा लिख दिया हुआ है। इसको जब यूं लिखते हैं तो फिर ये इसके लेफ्ट पे एवेल्युएट होते हैं, लेस देन ही लिखते हैं। ठीक है, ये यूं ही लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू और इधर लेस देन, विच इंडिकेट्स के इससे ये बड़ा है, मार्क्स जो है बिटवीन 60 और 100 के बीच। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जब हमने लिखना है तो यहाँ पे यूं लिखना है, अलग स्टेटमेंट, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 100। ठीक हो गया जी। तो अब ये इसको हैंडल कर लेगा, ये मल्टी स्टेटमेंट है, वैसे भी करता है, लेकिन ये वाला मसला अभी भी रहता है कि अगर लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा। तो लेस देन 0 के केस में अब आप इधर क्या लिख देंगे, आप ये लिखेंगे और लिखने का क्या तरीका है, 2 ये लाइंस, मार्क्स इज लेस देन 0। ठीक है जी, अब ये उसको हैंडल कर देगा। ठीक है, मार्क्स इज लेस देन 0। अब आप कह रहे हैं मार्क्स 100 से ज्यादा हो या 0 से कम हो, या में क्या होता है, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई एक भी ट्रू है तो ये इफ ट्रू है। और एंड के अंदर क्या होता है, सारी कंडीशंस, ये तो 2 हैं, आपकी 3 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, जितनी भी आ रही हैं, ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। ठीक है, एंड के केस में। जबकि और के केस में क्या है, कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू है तो दैट इज ट्रू। अब आप इसे वो करें, एग्जीक्यूट करें। अब क्या करेगा, अब आप माइनस वैल्यू दे दें, -600। क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। ठीक है, पहले वो नहीं कर रहा था, पहले जो है वो आपको उसको कह रहा था कि फेल है। ठीक है, और अब आप 0 इनपुट करें। इसको हमेशा बाउंड्री वैल्यू पे चेक करते थे, 0 पे क्या दे रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा, स्टूडेंट विद 0 मार्क्स इज फेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इन सब को हैंडल करें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और तरीका भी हो सकता है इसी को लिखने का, री राइट में दोबारा से कर देता हूँ, सेम इसको मैं दोबारा री राइट करता हूँ यहाँ नीचे, सी इफ एल्स को। ठीक है, वो री राइट करने का तरीका क्या है कि मैं बेसिकली इस पे चेक लगाऊं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 तो स्टूडेंट क्या है जी, पास है, और यहाँ पे मैंने कह दिया एल्स इफ मार्क्स इज greater than equals to 0 and less than 60 तो स्टूडेंट फेल है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैं किस में ले जाऊं, ये मैं ले जाऊं एल्स में, इधर से खत्म कर दें। ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, एंड दिस साउंड मोर लॉजिकल।
इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि आप किसी भी किस्म की कोई भी रॉन्ग इनपुट देंगे तो वो फिर आपको कहेगा जी कि आपने तो प्रॉब्लम कर दी है। लेकिन वो किसी भी किस्म की से क्या मुराद है? क्या करेक्टर एक्सेप्ट करेगा? या करेक्टर पर भी यही कहेगा आपने रॉन्ग इनपुट दी है? ठीक है, लेट्स सी दैट। तो करेक्टर वैसे तो हम वैसे एंटर करके देखते हैं -6, तो ये देखें 2 दफ़ा आ रहा है, चूंकि ऊपर भी वैल्यूट हो रहा है नीचे भी आ रहा है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। अब हम इसको करेक्टर देख के देखते हैं क्या होगा जी। करेक्टर अगर दे दें, डी दे दें, तो क्या होगा बता सकता है? ठीक है, तो स्टूडेंट विद 0 मार्क्स इज फेल। उसने क्या कर दिया है? उसने डी की जगह क्या दे दिया? 0 दे दिया। तो इट हैज हैंडल। ये अब आपके कंपाइलर का, किसी और कंपाइलर पे करेंगे तो वो आपके हो सकता है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, वो वैसे ही प्रोग्राम को उसी वक्त जहाँ पे आपने रॉन्ग इनपुट दी है, क्योंकि रॉन्ग डेटा टाइप आप इंट के अंदर डाल रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक हो गया जी, सही है। अब ये भी नहीं है कि ये इसको एस्की में कन्वर्ट करता है, ऐसी बात भी नहीं है। या आप देखें ना, ये इसको क्या कर रहा है, हम लेट्स से नहीं, कोई इस तरह का करेक्टर डाला है, तो ये सबको क्या कह रहा है? 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। तो वो इनिशियलाइज्ड करके वैल्यू को 0 पे उसके साथ शो करके कह रहा है कि जी फेल। ठीक है जी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द C++ वर्जन एंड कंपाइलर। हिस्टोरिकली ये भी है कि जब आप ये इनपुट देते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश करके बंद कर देता है। अच्छा, अब इसी को हम चेंज करते हैं एंड वी राइट अ प्रोग्राम व्हिच लेट्स से टेल्स योर ग्रेड। ठीक है, और ग्रेडिंग का जो फॉर्मूला है, ग्रेडिंग का जो फॉर्मूला है जनाब, कर देता हूँ मैं। ग्रेडिंग का फॉर्मूला इधर कमेंट्स में लिख देता हूँ। ग्रेडिंग का फॉर्मूला क्या है जी? ए ग्रेड जो है वो है 80, इंटरनेशनल ग्रेडिंग कर लेते हैं जी, 90 to 100 है। बी ग्रेड जो है वो कितने पर है? वो है 80 to 89 है। सी ग्रेड जो है वो 70 to 79 है। डी ग्रेड जो है वो 60 to 69 है। और एफ ग्रेड जो है वो लेस देन 60। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने ये बताना है जनाब, एक प्रोग्राम लिखना है और ये प्रोग्राम ये बताएगा जी आपका ग्रेड क्या है। तो सिमिलर है, इसी तरह का, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसको जब हम लिखेंगे तो सेम इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ग्रेड क्या आ गया जी? अब इधर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, करेक्टर ग्रेड। ठीक है जी, तो ग्रेड आप क्या कर देंगे? अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड क्या हो जाएंगे जी? ग्रेड इक्वल्स टू ए। अगर 80 से ऊपर है ग्रेड इक्वल्स टू बी। इसके बाद एक और एल्जेफ आ जाएगी। एल्जेफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो हम क्या लिखेंगे जी? ग्रेड इक्वल्स टू सी। डी
ठीक है, और यहीं पे हम इनपुट भी चेक कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स इफ ठीक है जी। तो ये हमने अब एक प्रोग्राम बना लिया विच इज़ एक्चुअली कैलकुलेटिंग। अब ये क्या कह रहा है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड क्या कहेगा 80, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 तो बी कर देगा, सी करेगा, डी करेगा। आपको पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इनमें से कोई भी और चीज़ चेक नहीं होगी, अगर ये फॉल्स होगी तो नेक्स्ट पे मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों नहीं लिखी। ठीक है, हमने सिंपल क्या लिखा है, हमने स्टार्ट किया ए से, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो हमने कह दिया ग्रेड ए है। अगर 90 नहीं है, लेट्स से हम 80 डालेंगे, सॉरी 77 डाला तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, ग्रेटर देन 80 भी नहीं है, फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो वो कहेगा जी ग्रेड सी है और वो नीचे आ जाएगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ठीक है जी, इसको जी मार्क्स हम एंटर करते हैं, लेट्स से 75 हम एंटर करते हैं, तो ग्रेड नीचे नहीं लिखा, तो इधर हम लिख देते हैं आप स्टूडेंट विद दिस मार्क्स एज ग्रेड। तो अब यहाँ पे हम क्या बता देंगे, ग्रेड को मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। 75 हम एंटर करते हैं, तो स्टूडेंट विद 75 मार्क्स हैज ग्रेड सी, उसने हमें बता दिया। हम इसके अलावा कोई एंटर करेंगे तो सिमिलरली ये बताता जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, वो ये थी कि हमने ग्रेड कैलकुलेट करने थे, और उसका जो तरीका है हमारा वो ये है कि जी ए ग्रेड 90 से 100 है, बी 80 90 है, सी 70 to 79 है, डी 60 to 69 एंड एफ इज लेस देन 60। फिर हमने कहा जी कि अब हमने सब के लिए बता दिया, तो हमने इफ़ कर दिया जी 90 से ऊपर, एल्स कर दिया 80 से ऊपर, एल्स इफ कर दिया 70 से ऊपर, एल्स इफ करते करते आखिर हम ये भी कर सकते थे कि हम ये सारे को कर देते एल्स के अंदर, कि अगर इन ग्रेड में से कोई नहीं है, तो यही लग रहा है ना कि अगर इन ग्रेड में से कोई भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसका एफ होगा। ठीक है, बट देयर इज अ केस, केस क्या है, केस ये है कि अगर आप एंटर कर देते हैं रॉन्ग इनपुट, ठीक है, तो रॉन्ग इनपुट के केस के अंदर वो आपको क्या करेगा, वो आपके लिए मसला करेगा। मसला क्या करेगा, आपने लेट से -5 कर दिया तो वो भी वो क्या कहेगा, ग्रेड एफ है, जबकि हमने क्या शो करना है, ये एंटर द रॉन्ग इनपुट, इसलिए लास्ट वाले तो हमने एल्स ही रखा रॉन्ग इनपुट चेक करने के लिए, और यहाँ क्या लिख दिया, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 0 एंड मार्क्स इज लेस देन 60, तो वो फिर बताएगा हमें एफ है। ठीक है, तो उसमें आप पूरा कर दिया, क्योंकि अगर हम उसको लिख देते जिस तरह यहाँ लिखा होता है लेस देन 60, तो फिर वो लेस देन 60 में उसने यहाँ कभी नहीं जाना था। ठीक है, जैसे मैं लेट से अभी एंटर कर दूं, मैं एंटर करता हूं -25, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। ठीक है, स्टूडेंट विद -25 एज मार्क्स, ऐसे ये करेक्टर बता रहा है। ठीक हो गया, वो क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारी ये चीज़ हैंडल हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय मैं इसको सिंपल जिस तरह से ऊपर उसमें आ रहा है, अब ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह ऊपर लिखा आ रहा था उसी तरह मैं लिख देता कि जी मार्क्स 60 से 69 तक अगर बी था तो लेस देन 60 वाला उसी तरह लिख दूँ, मार्क्स इज लेस देन 60। अब क्या होगा, अब वो कहेगा कि -25 पे जो ग्रेड है वो क्या है, वो एफ कहेगा। ठीक है जी, द स्टूडेंट विद -25 मार्क्स हैज ग्रेड एफ। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे क्या पता कि ये हमने एफ नहीं कहना, हमने क्योंकि यहाँ लिख दिया इस लेस देन 60, जब लेस देन 60 लिख दिया तो 20 -25 इज ऑल्सो लेस देन 60, तो वो ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, और ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो आपको नहीं बताएगा कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो इसलिए आपने इसके लिए दोनों स्टेटमेंट्स लिखनी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोग्राम के अंदर अभी भी एक मसला है, ए एंटर द मार्क्स, तो हम लिख देते हैं 125। अब क्या हो गया, स्टूडेंट विद 125 मार्क्स इज ग्रेड ए, तो मसला है कि नहीं है,
तो हम क्या कहते हैं कि सारा जो है अगर 100 से ऊपर होता है तो फिर भी मसला ना होता, इधर फिर हमें कैपिंग करनी पड़ेगी, मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा। अब जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो अब क्या होगा, अब 125 लिखें। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट विद 25 मार्क्स इज ग्रेड बी। ये देखिए मसला हो गया कि नहीं हो गया? यस। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, दो अप्रोचेज हैं यहाँ पर। एक तो ये वाली अप्रोच, एज्यूम कि ये ठीक है, हम 125 वाले केस में नहीं जाते। ठीक है, इसमें एक और भी मसला है। लेट से मैं प्रोग्राम के अंदर सिंपल ये चेंज कर दूं, एल्स इफ का कोई सीक्वेंस तो नहीं होता ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहले लिख लें बाद में लिख लें। मैं इसको यूं कर यस दूं, सर। अब क्या होगा, ये कोड में ऊपर ले गया, सी वाला ऊपर ले गया हूँ और बी वाला नीचे ले गया हूँ। अब क्या होगा, अब अगर मैं 85 मार्क्स एंटर करूँ तो अब वो क्या कहेगा, मुझे क्या ग्रेड है मेरा, जी सी के। ठीक है, क्यों? 85 इज ग्रेटर देन 90, नो, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट में जाएगा 85 इज ग्रेटर देन 70, यस ट्रू। तो वो क्या करेगा, वो वहीं पे आपको बता देगा जी कि इसका ग्रेड सी है, तो सी कंप्यूट कर देगा। तो ये इसका एक और भी चैलेंज है इस तरीके से लिखने का। ठीक है, बेनिफिट क्या है, देयर इज अ बेनिफिट एज वेल। ठीक है, बेनिफिट भी एक है। बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपने स्टेटमेंट सिंगल सिंगल लिखी हुई है। ठीक है, स्टेटमेंट सिंगल सिंगल लिखी हुई है तो आसानी है, वो एक ही वैल्यूएशन हो। अब ये परफॉर्मेंस का इशू है। ठीक है, मैं ज़रा परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस करता होता हूँ, तो ये परफॉर्मेंस का इशू। तो दोनों चीज़ों को इकट्ठे हैंडल करने का जो तरीका होगा, जो ज़्यादा बेहतर है, जिसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो यही है कि आप यहीं पे डबल कैपिंग कर दें। जब आप यहाँ पे डबल कैपिंग कर देंगे तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आप यहाँ कह देंगे जी मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, तो कैपिंग लगा दें। जब आप हर एक को कैपिंग लगाएंगे, इधर आपने सिंपल लिखना 79, सॉरी 79 नहीं 90। ठीक है, लेस देन जब करेंगे तो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। और इधर क्या लिखना है, एंड, और इधर आप इसी तरह लिखेंगे एंड मार्क्स इज लेस देन 80, इधर लिखेंगे एंड मार्क्स इज लेस देन 70। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी इसी पैटर्न पे दिया गया था, ग्रेड एफ है और फिर उसके बाद जो है ये आता है। ठीक है, ये जो है ये मेरा ख्याल है आपको भी देखने में ज़्यादा इजी लग रहा होगा। एंड दिस रियली कॉरस्पॉन्ड्स जो हमने यहाँ पे लिखा था 90 to 100, 80 to 89, 70 से 89। तो अगर आप देखें तो ये उसी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। 82 79 इंक्लूसिव है, लेकिन इसमें अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ले रहे हो तो फिर मसला हो जाता है। अगर तो ये होल मार्क्स हो, अगेन ये इशू भी आपने देखना है। ठीक है, कि आप होल मार्क्स ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं। इसमें एक और, जिस तरह मैंने कहा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अगर आप लिखना चाहें, आप ये लिख लें, लिख सकते हैं बिल्कुल। आप इधर लिख लें, इधर क्या 90 to 100, 80 to 89 लिखा हुआ था, आप लिख लें 80 to 89। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 79 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इधर क्या होगा, लेस देन इक्वल। अब चलाते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं, और फर्स्ट टाइम में हम इनपुट देते हैं जी 57, तो वो कह रहा है ग्रेड एफ है। हम इसके बाद देते हैं ग्रेड 68.3 देते हैं, तो क्या कहता है जी ग्रेड डी है। ठीक है, तो मसला कोई नहीं कर रहा, हम देते हैं जी। अब मसला किसका है, मसला ये है कि मैंने तो अभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं लिख ली। अब अगर 69.5 है तो क्या होगा, 69 को डिक्लेयर करेगा, जी 69 को डिक्लेयर करेगा। जो 69 के मार्क्स हैं वो आएंगे। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज इट्स अ बिट इनकंक्लूसिव, जैसे हम अक्सर राउंडिंग ऑफ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये रॉन्गली क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो रेंज हमने लिखी थी इसमें 69.5 तो शामिल ही नहीं है। ठीक है जी, और बिकॉज चूंकि ये नंबर वैल्यू है तो इसलिए ये उसको 69 कर देता है, इसको इग्नोर करता है और हमें ग्रेड गलती से सही दे रहा है। अब हम इसको कर देते हैं, होनी क्या चाहिए, नंबर हम किस में एंटर कर रहे हैं, फ्लोट में। ठीक है, नंबर हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं,
किस में Float. लिखें? फ्लोट में। तो इट मीन्स कि अच्छा जी हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर ये है कि जो नंबर है दैट कैन बी अ फ्लोटिंग वैल्यू, जो मार्क्स हैं, ठीक है, तो हम इसे आप कर देते हैं फ्लोट, ठीक है। अब मसला हो जाना है हमारे लिए, ठीक है। मसला क्या होना है, चलाएं इसको, क्या मसला करेगा जी बताएं। ये एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट। क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपने क्या कर दिया, आपने बाउंड्री वैल्यू के बीच में गैप डाल दिया। पहले तो गलती से चूंकि इंटीजर टाइप थी तो पॉइंट को उसने इग्नोर कर दिया था, तो इसलिए काम चल गया। लेकिन जब आपके फ्लोटिंग पॉइंट है, जिस तरह जनरली मार्क्स तो फ्लोट में होते हैं, ठीक है, 79.32 बन रहे होते हैं, फलाना बन रहे होते हैं, तो अब आप फुल कवरेज नहीं कर रहे, तो इसको आपने एग्जैक्टली यूं नहीं लिखना। यहाँ से आप ये निकालेंगे कि जी 90 इंक्लूसिव और यहाँ 90 एक्सक्लूसिव, आप इसको लेंगे कि 90 शामिल नहीं है, 90 से नीचे जितना नंबर है वो शामिल होना है। तो फिर आप इसको जिस तरह पहले लिखा था उसी तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90 लेस देन 90, इसको क्या लिखेंगे? लेस देन 80। 80 शामिल नहीं है, लेकिन 80 से एक पॉइंट भी नीचे की वैल्यू है तो आपकी वो शामिल होती है, ठीक है। इधर आ जाएगा 70 और यहाँ ऑलरेडी 60। अब ये ठीक हो जाएगी। सर 60.1 करवाएं। जी, अब ठीक आ गया। 69.5 पे मार्क्स ठीक है, 61 पे तो ठीक आएगा आपका, अगर कोई लिखने में गलती ना हो वैसे की है, ठीक है, मार्क्स डी। इसी तरह आप 59.5 पे चेक करें। ये बाउंड्री वैल्यूज होती हैं, ये हमेशा बड़ी सेंसिटिव होती हैं। जब भी आपने कोड चेक करना है ना इस तरह की चीज़ों में, बाउंड्री वैल्यू पे ज़रूर चेक करें। जैसे 0.0 पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये बाउंड्री वैल्यू होती है। एफ आया 100 पे चेक करें, 100 पे ठीक आया है। 100.5 पे चेक करें, ठीक है। 0.1 को मैं कर देता हूँ, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, बिल्कुल ठीक आ रहा है, 100 से ऊपर नहीं हो सकता। तो इसी तरह -0.1 आप चेक कर लेते हैं, 0 पे भी ठीक आया था। तो ये बाउंड्री वैल्यूज़ पे हमेशा है, बाउंड्री वैल्यूज़ पे ना ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो प्रोग्रामर लिखते हैं तो बाउंड्री वैल्यूज़ पे वो प्रोग्राम को फेल करते हैं। तो हमने सारी बाउंड्री वैल्यूज चेक कर ली हैं, बिल्कुल ठीक आ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट भी करते रहते हैं अपने कोड्स को। तो अब क्या है जी, आपकी पहली इफ कंडीशन है कि 90 से 100, दूसरी आ गई 80 टू 90, और अब आप उसको चेक कर रहे हैं। अगर ये ट्रू हो गई, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो ये होगी। लेट्स से आपने मार्क्स एंटर किए थे 71, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, पहली फॉल्स हो जाएगी, ये भी पहली फॉल्स हो जाएगी, दूसरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर ये इसकी पहली ट्रू होगी तो दूसरी फिर चेक होगी, मार्क्स इज लेस देन 80। ये ध्यान ये रखना है, एक और गलती होती है, समटाइम ओवरलैपिंग कर देते हैं, इसको 85 लिख दिया या इसको 70 लिखा है, हाँ इसको 85 लिख दिया, ठीक है। इस तरह की गलती हो जाती है, तो ये वाली गलतियां नहीं करनी, ठीक है। सो दिस इज इफ एंड एल्स। That's all for this module. Thank you very much for watching this module.